हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जैर राजपूत, योर मेंटर। ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इसके क्या क्या वैलिड फिगर्स हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपने पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ डेफिनेट रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड। बट क्या ये हमेशा सही है? क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमेशा सही है ना, या फिर इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं? तो इस लेक्चर में ना, इस वीडियो में, दिस इज अवर 10 मिनट शो। तो इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस। ठीक है, हम दोनों पार्ट को कवर करेंगे। ओके, तो आप नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, जस्ट नोट डाउन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आपने सुना होगा कई सारी बुक्स में, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा, एज अ नेम सजेस्टिंग ना, एज अ हमें नेम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब एलिमेंट्स एक कांस्टेंट रेशियो में रहने वाले हैं, वही मास। ठीक है, तो इस लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट। ठीक है, दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट, साइंटिस्ट थे, एक केमिस्ट थे, जिन्होंने ये लॉ दिया था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, इसमें लिखेंगे कुछ चीजें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, elements always combine. No, according to this law, elements always combine in a definite ratio. Elements always combine in a definite ratio y mass to form compounds. ठीक है, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही सुंदर। अभी ना इसको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली ये कह क्या रहा है ना, इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। सो दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ना, ये लॉ हमसे क्या बोल रहा है? ये लॉ हमसे कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन, जो एलिमेंट्स हैं ना, एलिमेंट्स जब भी कंबाइन होंगे दे विल डू सो इन डेफिनेट रेशियो बाय मास टू फॉर्म एनी कंपाउंड। मीन्स जब भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक डेफिनेट सेलेक्टिव रेशियो में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर H2O, ठीक है। सो इन दिस कंपाउंड, अब हमारे पास वाटर एक कंपाउंड है, अब अगर मैं इस वाटर में कंपोजिशन देखता हूं एलिमेंट्स की, तो पहली बात, सर यहां पर दो एलिमेंट हैं जिसमें से हाइड्रोजन है पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। मैंने दोनों के एटम्स लिए हुए हैं ना, हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन यहां पर 2 ग्राम प्रेजेंट है, और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन यहां पर 16 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों का अमाउंट ले लिया हमने। हाइड्रोजन का जो मास होता है, मोलर मास होता है हाइड्रोजन का, इट इज 2 ग्राम। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा तो 1 ग्राम, बट यहां पर H2 है तो मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। ऑक्सीजन का एक एटम है तो इट इज 16 ग्राम। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर रेशियो क्या हो जाएगा? दिस रेशियो विल 1:8। ये जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या आएगा? 1:8। अब 1:8 का मतलब क्या है? 1:8 का मतलब है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर के फॉर्मेशन के लिए 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, फॉर द 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हमें 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन के 8 पार्ट चाहिए। या फिर मैं बोल सकता हूं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए
8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अब चाहे तो आप वाटर नेचुरली सैंपल कहीं से कलेक्ट कर लो, बहुत सारे वाटर रिसोर्सेस हैं ना, टैप वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, लेक वाटर हो गया ना, फ्रेश वाटर कहीं से भी आप कलेक्ट कर लो, वाटर की कंपोजिशन हमेशा 1:8 मिलेगी। या फिर आप लेबोरेटरी में वाटर को प्रिपेयर कर लो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो लेबोरेटरी में हमने वाटर बनाया सैंपल, उसमें भी हमें ये सेम रेशियो देखने को मिलेगा 1:8। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, when carbon react with oxygen, when carbon react with oxygen, it forms carbon dioxide ना, it forms carbon dioxide। ये CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। तो अब अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूं, सो इन दिस कंपाउंड, अब ये CO2 गैस एक कंपाउंड है। सो इन दिस कंपाउंड जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वो एलिमेंट्स हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन के अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं या कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास की बात करूं, तो कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है इट इज 12 ग्राम। कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। अच्छा, ऑक्सीजन के एक एटम का मास था 16, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इट मीन से कितना हो जाएगा, इट इज 32 ग्राम। अब अगर मैं इस रेशियो को सिंप्लीफाई करता हूं, अगर मैं इस रेशियो को सिंप्लीफाई करता हूं, तो दिस विल बिकम 3:8। 3:8। तो मैं लिख सकता हूं कि जो रेशियो है कार्बन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का इन CO2 गैस, वो है 3:8। अब 3:8 का मतलब क्या हुआ, फॉर द 3 पार्ट ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 पार्ट के लिए वी नीड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन का 8 ग्राम चाहिए। इसका मतलब कि जो कंपाउंड्स फॉर्म्ड होते हैं, उन कंपाउंड्स में एलिमेंट हमेशा एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड। इस लॉ को और बेहतरीन और अच्छे तरीके से अगर हमें समझना है तो मैं ऐसे भी समझ सकता हूं, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि मैंने 3 अलग अलग सैंपल कलेक्ट किए हुए हैं, और वो 3 अलग अलग सैंपल क्या है, कौन सा कंपाउंड है। तो अगर आप चाहो तो कंपाउंड कोई सा भी कंसीडर कर लो, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। अच्छा, इन तीनों के सोर्सेस अलग अलग हैं। जो 3 सैंपल मैंने कलेक्ट किए हुए, फॉर एग्जांपल कि मैंने वाटर के 3 सैंपल कलेक्ट किए हैं ना, फॉर एग्जांपल वाटर सैंपल ना, हमने क्या किया, वाटर के 3 अलग अलग सैंपल कलेक्ट किए, जिसमें जो पहला सैंपल था दैट इज वो लेबोरेटरी में बनाया था हमने, ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था। अच्छा, ये कहाँ से, ये सर नेचुरली वाटर है, हमने नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्ट किया है। अच्छा, ये जो थर्ड सैंपल है, ये थर्ड सैंपल मान लो कि मैंने दुबई ना, दुबई से कलेक्ट किया है, दिस इज दुबई, ये दुबई से वाटर मैंने मंगाया है, बहुत महंगा पानी है, ठीक है। अब देखते हैं तीनों का क्या कंपोजिशन है। अच्छा, बोले सर आप तो वाटर की बात कर रहे हो, तो जो लेबोरेटरी में आपने वाटर बनाया है उसका भी केमिकल फॉर्मूला H2 है। जो नेचुरल हमने किसी रिसोर्स से कलेक्ट किया है, हो सकता है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, बट अगर मैं परफेक्ट प्योर वाटर की बात करूंगा तो प्योर वाटर का मतलब सिर्फ H2 ही होगा ना। जो नेचुरल हमने किसी सैंपल कनेक्ट किया है वो भी H2 है। अच्छा, जो हमने दुबई से वाटर मंगाया है वो भी H2 है। अब अगर मैं इस कंपाउंड को बहुत ध्यान से एनालाइज करता हूं तो क्या पता चलेगा, सर हाइड्रोजन के तो 2 पार्ट हैं और ऑक्सीजन के 16, यहां पर भी हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स हैं और ऑक्सीजन के 16, हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स एंड ऑक्सीजन के 16। अगर मैं इस रेशियो को और सिंप्लीफाई करता हूं, अगर मैं इस रेशियो को और सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करता हूं, तो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया कि 1:8, 1:8। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि वॉट एवर द सोर्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का सोर्स क्या है, मेथड क्या है, वो जरूरी नहीं है, बट उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होंगे। एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट, और ये है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बट क्या ऐसा जरूरी है कि सभी एलिमेंट्स एक कांस्टेंट रेशियो में ही कंबाइन हो, एक
फिक्स रेशियो में कंबाइन हो, क्या इसके कोई लिमिटेशन भी पॉसिबल है? बिल्कुल ना, लिमिटेशन बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल जो पहला लिमिटेशन है दैट इज आइसोटोपिक वेरिएशन। अब ये आइसोटोपिक वेरिएशन क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझो। सर आइसोटोपिक वेरिएशन से आपका क्या मतलब है? तो आइसोटोपिक वेरिएशन से मेरा मतलब है कि अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन इस नेचर में 3 डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ना, दैट इज C12, C13 एंड C14। C12 मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है कार्बन का, दैट इज यूज्ड फॉर द स्टैंडर्ड कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन ये जो C14 आइसोटोप है कार्बन का, दिस इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, दिस इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना, एंड दिस आइसोटोप इज यूज्ड, दिस आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग प्रोसेस। बोले सर ये कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन डेट पर जा रहा है क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना, बहुत खुश हो जाओगे। बोले कार्बन डेटिंग ना, कार्बन भी डेट पे जाता है? नहीं, कार्बन डेटिंग बेसिकली एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स। अगर आपको किसी मटेरियल, कोई भी ओल्ड एज फॉसिल है, अगर मुझे उसका एग्जैक्ट एज कैलकुलेट करना है, फॉर दैट प्रोसेस वी यूज कार्बन 14 C14 आइसोटोप फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आइसोटोपिक एज ना। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स मिलते हैं ना कि 5000 ईयर्स पुराना है ये, या फिर 2000 ईयर्स। तो आप देखना एग्जैक्ट एज, अब ऐसा तो है नहीं तब से कोई जिंदा बैठा हुआ था और वो काउंट करता जा रहा था ना कि 100, 200, 300, नहीं, हम ये एज को कैलकुलेट करते हैं विद अ कार्बन डेटिंग प्रोसेस। अब ध्यान से देखो, अगर कार्बन 12 कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो जो कंपाउंड CO2 बनेगा ना, वहां जो रेशियो का जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा दैट इज 12:32। लेकिन अगर C13 कंबाइन होता है तो ये रेशियो होने वाला है 30:32। लेकिन अगर C14 कंबाइन होने वाला है तो ये रेशियो होने वाला है 14:32। तो एलिमेंट तो एक ही है, कार्बन है, लेकिन उस कार्बन का अलग अलग मास कंबाइन हो रहा है। एलिमेंट तो एक ही है भाई, कार्बन है, यहाँ 12 ग्राम है या 13 ग्राम है या 14 ग्राम, तो तीनों बार अलग अलग रेशियो आ रहा है। दैट्स वाई कि जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ है ये आइसोटोपिक्स में वैलिड नहीं होता है। ठीक है, आइसोटोपिक वेरिएशन देखने को मिलता है। सेकंड इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। बोले सर ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो पहले तो आप स्टोइकोमेट्रिक को समझो। बोले सर स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर, ये वाटर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बोले नहीं है सर बैलेंस, तो मैंने बैलेंस कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के आगे जो कोफिशिएंट है वो 2 है। इसका मतलब कि मुझे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए? सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर वी नीड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जो मोल्स चाहिए मुझे, वो मोल्स कितने चाहिए? 2। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए? तो ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए। आप लिखो या ना लिखो फिर भी वही बात है। तो ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए? ऑक्सीजन के 1 मोल चाहिए। सो हाइड्रोजन के 2 मोल्स एंड ऑक्सीजन का 1 मोल, ये जब कंबाइन होते हैं दे फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये जो आप रेशियो देख रहे हो, ये जो आप रेशियो देख रहे हो, दिस रेशियो इज स्टोइकोमेट्रिक। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं ना, दिस इज 2, 1 एंड 2, दिस इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब अगर ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या हो गए, उसे बहुत ध्यान से सुनो। अब अगर मैं देखूं कि आयरन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को, तो आयरन और ऑक्सीजन बहुत सारे रेशियो में कंबाइन होते हैं ना। फॉर एग्जांपल कि आयरन जो Fe है, Fe व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स FeO ना। अच्छा,
अगर Fe ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो एक पॉसिबिलिटी है इट विल फॉर्म Fe2O3. सो दिस इज फेरस ऑक्साइड एंड दिस इज फेरिक ऑक्साइड. अच्छा, अगर ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म Fe3NO4 ना. अगर मैं इनको आपस में अगर मैं इनको आपस में मिक्स कर दूं तो इसका जो मिक्स्ड ऑक्साइड बन रहा है, दिस इज मिक्स्ड ऑक्साइड. अच्छा, अगर मैं बैलेंसी की भी बात कर लेता हूं तो यहां पर जो Fe प्रेजेंट है वो +2 में प्रेजेंट है, यहां जो Fe प्रेजेंट है वो +3 में प्रेजेंट है. लेकिन इनके बाद भी Fe आयरन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं जहां पर वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में कंबाइन हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस जहां Fe 0.95 ना, अब देखो ये तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी नहीं है 0.95, ये तो नॉन स्टोइकियोमेट्री में आ रहा है. सिमिलरली वेनेडियम एंड ऑक्सीजन. अब वेनेडियम एंड ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो वेनेडियम एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है ये वरी करता है ना, ये वरी करता है 0.8 से लेकर 1.3 तक. मींस वेनेडियम ऑक्साइड के कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन 0.8 है एटम. अब 0.8 एटम कैसे पॉसिबल है देखा जाए तो ना. दूसरी बात, वहीं पर अगर और भी कंपाउंड देखूं तो वेनेडियम ऑक्साइड यहां प्रेजेंट है 1.3 में, तो क्या 0.3 में भी एटम पॉसिबल है. तो ऐसे भी कंपाउंड देखने को मिले हमें जहां पर कंपाउंड्स जो फॉर्म हो रहे हैं वहां जो एटम्स हैं वो फ्रैक्शन में हैं, मींस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को फॉलो कर रहा है. सिमिलरली टाइटेनियम ऑक्साइड, अब अगर मैं टाइटेनियम ऑक्साइड को देखता हूं तो टाइटेनियम ऑक्साइड में भी मुझे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल टाइटेनियम ऑक्साइड 0.7, मींस ऑक्सीजन का जो एटम है वो 0.7 है ना. तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स. आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा ना. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है ना. तो इन जनरल हम बोलते हैं कि एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ डेफिनेट रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड. बट ये डेफिनेट रेशियो हमेशा करेक्ट नहीं होता है, इसके लिमिटेशंस भी हैं. नेचर में ऐसे बहुत कंपाउंड्स हैं जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर एक नए लॉ को डिस्कस करेंगे. ओके.